हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यूज के थ्रू आपके कई सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल के भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका आंसर राइट था या रॉन्ग। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन द चेन ऑफ कमांड। तो पूछा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग में जो अथॉरिटी होती है चेन ऑफ कमांड में, मतलब आप समझ रहे हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की काम करती है, चेन ऑफ कमांड काम करती है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा। तो उसमें अथॉरिटी पुश डाउन होती है, वो किस प्रोसेस में होती है। ऑप्शन 1 है आपका डेलीगेशन, ऑप्शन 2 है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन 3 है डायरेक्टिंग, ऑप्शन 4 है सेंट्रलाइजेशन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है आपकी अथॉरिटी को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो फ्योल के जो आपके 14 प्रिंसिपल्स रहते हैं, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ के जाना है। इससे कई सारी केस स्टडीज भी आपको देखने को मिलती है। तो 14 प्रिंसिपल्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल फ्योल के हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, साइंटिफिक अप्रोच, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मोशन स्टडी और स्केलर चेन। तो अगर आप इसमें इलिमिनेशन मेथड का यूज करें कि कौन कौन से इसमें नहीं होंगे, तो आप देख सकते हो कि साइंटिफिक अप्रोच जो है वो तो टेलर ने दी थी, तो ये नहीं होगा। जो मोशन स्टडी है वो भी टेलर के प्रिंसिपल्स में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम सी और ई को अगर इलिमिनेट करते हैं तो हमारे सारे ही ऑप्शन इलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका ए बी डी एफ। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी एफ। तो इस तरीके से आप एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड लगा के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन आपको टॉपिक की नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अजरसन रीजन का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं वो भी आपको पता होना जरूरी है। आपको पता है कि कई सारे क्वेश्चंस मैचिंग में पूछे जाते हैं, अजरसन रीजन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, या केस स्टडीज के बेस पर भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, तो काफ़ी वेटेज है, तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो आइए अपना 3rd क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय है वो ओनली एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा। रीजन बताया हुआ है कि क्यों। अब आपको कभी भी रीजन पढ़ना हो तो आप बीच में बिकॉज लगा के देख सकते हो। बिकॉज यूनिटी ऑफ कमांड इंक्रीज एम्प्लॉय कंफ्यूजन बाय क्रिएटिंग मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइन। देखो, अजरसन और रीजन दोनों ही बिल्कुल अपोजिट बात कह रहे हैं। अजरसन बिल्कुल सही है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, लेकिन रीजन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ कमांड से एम्प्लॉय का कंफ्यूजन बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा। अगर हमें एक ही पर्सन ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे, तो इससे हम स्मूथली वर्क कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 अजरसन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका केस स्टडी से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द मैनेजर राटा लिमिटेड, कोई कंपनी है राटा लिमिटेड, उसके मैनेजर के बारे में लिखा हुआ है द मैनेजर राटा लिमिटेड। राटा लिमिटेड का जो मैनेजर है कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड रिवेन्यू अर्नड बाय इच सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो कैलकुलेट कर रहा है सेल्स और रिवेन्यू को टू कंडक्ट अप्रेजल एट द एंड ऑफ ईयर। विच स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड हियर। क्वेश्चन में पूछा है कि टाटा लिमिटेड का मैनेजर रिवेन्यू को और सेल्स को कैलकुलेट कर रहा है,
मिलान कर रहा है ताकि वो साल के लास्ट में अप्रेजल कर सके, प्रमोशन वगैरह कर सके। तो कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप यानी कंट्रोलिंग की प्रोसेस का कौन सा स्टेप यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो जैसे हम ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, और फोर्थ स्टेप है आपका एनालाइजिंग डेविएशंस। तो आप देख रहे हो कि सारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप ऑप्शंस में लिखे हुए हैं। तो ना तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, ना यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो रहा है, और ना ही कोई डेविएशन देखा जा रहा है। डेविएशन का मतलब होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है और जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पर डेविएशन की बात भी नहीं हो रही। यहाँ पे जो स्टेप हाईलाइट हो रखा है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ड्राइव्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन व्हेन सर्टेन कंडीशन आर प्रेजेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल चाहे वो फ्योल के हो, टेलर के प्रिंसिपल हो या बाकी प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट जिन पे काम करता है, वो सभी ऑब्जर्वेशन से या सिचुएशन के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर देखकर ही बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बिहेवियरल इन नेचर एंड दीज कैन बी अप्लाइड टू ह्यूमन बीइंग ओनली। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बिहेवियरल होते हैं। बिहेवियर का मतलब है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से चेंज हो सकते हैं और ये ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्लानिंग के बारे में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग। प्लानिंग को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको खास ध्यान में रखना होता है। जैसे इसमें नोट वर्ड दिया हुआ है तो नोट को आपको पहले ही ध्यान से देख लेना है। तो लिखा हुआ है प्लानिंग इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ साथ चलते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लानिंग डज नॉट लीड्स रिजिडिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्लानिंग एनेबल्स ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंज। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग के बारे में सभी स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं सिवाय ऑप्शन बी के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लानिंग डज नॉट लीड्स टू रिजिडिटी। जब कहीं ना कहीं आप प्लान करके चलते हो तो आप थोड़े से रिजिड हो जाते हो किसी काम को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। मैंने अपना पूरा डे प्लान किया, मैंने अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन अगर बना रखा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगी और कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी। तो प्लानिंग से थोड़ा रिजिड हमारी प्रोसेस हो जाती है। तो डज नॉट लीड्स रिजिडिटी ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इन टिस्फो लिमिटेड द परचेज डिपार्टमेंट परचेज 20 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। 20 टन रॉ मटेरियल खरीदा। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 20 टन रॉ मटेरियल खरीदा। हाउएवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ओनली 15 टन्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ 15 टन की नीड थी। ड्यू दिस रीजन गुड्स वर प्रोड्यूस एक्सेप्टेड बाय सेल्स डिपार्टमेंट एज ए रिजल्ट मैनी गुड्स रिमेन अनसोल्ड। अब नीड 15 टन की थी और खरीद लिया 20 टन, तो गुड्स ज़्यादा बन गए और फिर कई सारे गुड्स सेल्स नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं लैक है। आइडेंटिफाई द एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग इन द गिवन केस। कौन सा आपको क्या लैक दिख रहा है। तो फर्स्ट है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ या फिर कह सकते हो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस का तालमेल नहीं है। तो यहाँ पे जो लैक है वो है कोऑर्डिनेशन का लैक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मैचिंग क्वेश्चन आपका है, आपको मैच करना है। इधर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और आपको इसको 1 2 3 के साथ मैच करना है। फर्स्ट है गैदरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, अगर इधर देखे तो इसे नेक्स्ट है प्रमोशन, तीसरा है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। तो प्रमोशन को आप मैच कर सकते हो टू परस्यूड कस्टमर्स। प्रमोशन आप मार्केटिंग के अंदर, प्रमोशन एक वर्ड है जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि प्रमोशन टर्म आपका एचआरएम में भी यूज होता है और मार्केटिंग के अंदर भी यूज होता है। एचआरएम में प्रमोशन का मतलब कहीं ना कहीं आप जॉब से जोड़ के देखते हो कि जॉब में आप प्रमोट हो रहे हो, और मार्केटिंग में प्रमोशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो मार्केट के अंदर, कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट के एड्स वगैरह आप कर रहे हो। तो प्रमोशन को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एचआरएम का तो कोई बात नहीं हो रही। टू परसुएड कस्टमर्स तो कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए प्रमोशन किया जाता है। गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन आपकी स्वोट में इकट्ठी की जाती है। स्वोट, आपने स्वोट एनालिसिस पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट। स्वोट का एक मैट्रिक्स होता है, स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, वी फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेट्स। इसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। और प्रोडक्ट डिजाइनिंग से हम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना के स्पेसिफिक अलग से डिजाइन करके हम कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये तीनों आपके सीधे सीधे ही मैच हो रहे हैं। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए आपका 1 के साथ मैच होगा, बी 2 के साथ मैच होगा और सी आपका 3 के साथ मैच होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 है एडवर्टाइजिंग इज द इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ प्रमोशन। देखो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसमें लिखा हुआ है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इज द ओनली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट व्हाइल फिक्सिंग अप द प्राइस। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो पर्सनल ना होके कैसा होता है, इम्पर्सनल का मतलब है देखो जैसे टीवी में ऐड आते हैं या होर्डिंग्स वगैरह पे आप ऐड देखते हो, क्या वो किसी पर्सनल किसी के लिए होते हैं, किसी एक पर्सन के लिए होते हैं? नहीं। अगर आप किसी को मेल कर रहे हो वो पर्सनल है, आप कॉल कर रहे हो वो पर्सनल है, लेकिन टीवी ऐड, होर्डिंग, फ्लेयर्स वो पर्सनल नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग सही मायने में इम्पर्सनल ही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट इज द ओनली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। प्रोडक्शन कॉस्ट वाइल फिक्सिंग द प्राइस। देखो खाली कॉस्ट ही ओनली वर्ड जो है इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्राइस को डिसाइड करने में, लेकिन अकेले कॉस्ट को ही ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मार्केट में कंपटीशन, अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होता है। कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कितनी है, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट होगा और सेकंड इनकरेक्ट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है लिखा हुआ है द टेस्ट मेजर द पोटेंशियल ऑफ कैंडिडेट फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है कि वो कौन सा टेस्ट होता है जो किसी कैंडिडेट की पोटेंशियल को बताता है कि वो नई नई चीज़ें सीख सकता है। तो को पर्सनैलिटी, तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तो ऑप्शन ऐसे होते हैं कुछ रूम एलिमिनेट हो सकते हैं। इंटरेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट एक अलग चीज़, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। तो इसका जो नई नई स्किल्स को सीखने की योग्यता को हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड। उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, योग्यता हिंदी में इसको बोलते हैं। तो कुल मिला के एक एप्टीट्यूड नाम का टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी की न्यू स्किल्स को सीखने की पोटेंशियल को देख सकते हैं। आज हमने आपके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या चैप्टर से रिलेटेड आपको या केस स्टडीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।